हमारे पास बिल्कुल समय नहीं। साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज़्यादा सरकार और देश खर्च नहीं कर सकता। Our economy, polity and society have to be made extraordinarily resilient and alert if we are to take full advantage of the opportunities and to minimize the risks associated with the increasing globalization of economic processes. आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। 1991 एक ऐसा साल जहां हमारे देश की इकोनॉमी एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रही थी जहां मुश्किलों की कोई कमी नहीं। हमारे देश की इकोनॉमी एक ऐसे क्राइसिस में फंस गई थी जहां से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था, और ये सब तब हो रहा था जब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी कोई स्टेबल नहीं थी, जहां सरकारें एक के बाद एक बदलते ही जा रहे थे। नमस्ते दोस्तों, हम अपने इतिहास को केवल इसलिए नहीं पढ़ते कि जहां से हमें सिर्फ नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, बल्कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो गलतियां हमने इतिहास में की वो दोबारा नहीं करें, उससे कुछ नए लेसन सीखे। हम इसी को सामने रखते हुए हम इस वीडियो में उस दौर के बारे में जानेंगे जहां से हमारा देश एक नई दिशा की ओर बढ़ा, जहां से हमारे देश की वर्ल्ड में जो 1991 से पहले इमेज थी वो पूरी तरह से बदल गई। लेकिन साल 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस एक कोई शक्तिमान जैसा सडनली इमर्ज नहीं हुआ। इसकी शुरुआत होती है 1985 से। यहाँ से हमारे देश की इकोनॉमिक हालत बिगड़ने लगती है और ये 1991 में पीक में पहुंचती है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतना खतरनाक होता है कि जहाँ हमारे पास हमारा फॉरेक्स रिजर्व हम केवल 3 वीक्स इंपोर्ट कर सके उतना ही बचा था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी की हालत कैसी थी। लेकिन हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी इकोनॉमी की हालत ऐसे कैसे हुई। इसका पहला और सबसे अहम रीजन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट इस टर्म का मतलब नहीं पता तो हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां हमारे देश के जो भी वर्ल्ड के साथ या अदर कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होते हैं उसे मेंटेन किया जाता है, और ये टर्म हमारा देश ट्रेड के मामले में सरप्लस है या डेफिसिट है ये बताता है। इसके अलावा हमारे देश की करेंसी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है या डिप्रिसिएट हो रही है, इसके बारे में ये बताता है। इन शॉर्ट में कहे तो ये देश का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस रिवील करने के लिए टर्म यूज की जाती है। यह टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट उस वक्त डेफिसिट में थी, यानी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा था, और जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तब हम फॉरेन करेंसी भी ज्यादा प्राप्त करते हैं, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। मगर हुआ इससे उल्टा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने की जगह घटा, और ये फॉरेक्स रिजर्व इतना घटा कि हम केवल 3 वीक्स तक ही इंपोर्ट कर सकते थे। और दूसरा रीजन है फॉल ऑफ ईस्टर्न ब्लॉक। इससे भी बहुत नुकसान हुआ जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था। उससे पहले यूएसएसआर के साथ जो भी हमारे ट्रेड रिलेशन थे वो मेजॉरिटी रुपए एक्सचेंज में चलते थे, हमें डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तब कहीं ना कहीं हमें डॉलर में ट्रेड करने पड़े। हालांकि रशिया हमारा वर्ल्ड में सबसे अच्छा दोस्त रहा है, जहां इंटरनेशनल रिलेशन अपने अपने देश के इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन इसी को इंडिया रशिया रिलेशन एक एक्सेप्शन है। बहुत सारे आईआर एक्सपर्ट इसी को फॉरएवर फ्रेंडशिप कहते हैं। और तीसरा रीजन है गल्फ वार। इसमें मुख्य खिलाड़ी थे इराक और कुवैत। इस वार का इंपैक्ट ऐसा हुआ जहां इंडिया पहले क्रूड ऑयल सस्ते दाम पर खरीदता था, वही क्रूड ऑयल इंडिया को अब महंगे दाम पर खरीदना पड़ता था, और इसी का परिणाम ऐसे हुआ हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते गए और ये महंगा मिलने लगा। इतना ही नहीं, इसी के कारण हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट होने लगी, और इसी के कारण इन्वेस्टर अपना अपना पैसा निकालकर भाग जाने लगे। चौथा था लाइसेंस परमिट राज। एक ऐसा सिस्टम था जहाँ फैक्ट्री खोलने के लिए नहीं बल्कि उससे प्रोडक्शन कितना हो, किन चीजों का प्रोडक्शन हो, ये सब सरकार से परमिशन लेकर ही डिसाइड करना पड़ता था। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं था। इसी के कारण फैक्ट्री एक्सपेंशन नहीं हो पाया, और अल्टीमेट इम्पैक्ट इसका कि फैक्ट्री एक्सपेंशन नहीं तो जॉब क्रिएशन नहीं, जॉब क्रिएशन नहीं होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और इसके कारण उनकी डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम होगा, और हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो हमें फैक्ट्री एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइसेंस परमिट राज, इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी इस विशियस साइकिल में पड़ गई थी। फिफ्थ रीजन है कि हमारे सरकारों ने 1980s में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए इंटरनेशनल लीडरों से बहुत सारा कर्जा लिया था। इसका ह्यूज बर्डन हमारे देश की इकोनॉमी पर था। अगर हम जल्दी कोई स्टेप नहीं लेते तो हमारे देश का भी नाम वही कंट्री में आता जो लोन डिफॉल्टिंग कंट्रीज है। इन सब के अलावा
सेंटर और स्टेट को मिलाकर हमारा फिस्कल डेफिसिट था 12.7% ऑफ जीडीपी और इंटरनल डेब्ट था 53% ऑफ जीडीपी। जब फरवरी 1991 में चंद्रशेखर गवर्नमेंट अपना बजट पास नहीं कर सके तब तो कंडीशन हद से बाहर गई। इंडिया को लोन लेने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपोज किया क्योंकि इंडिया के बॉन्ड की रेटिंग बहुत डाउनग्रेड हुई थी और इन सब हालातों ने इंडिया के सामने बहुत लिमिटेड ऑप्शन रखे। इसी का ही नतीजा है जब आरबीआई ने $600 मिलियन रेज करने के लिए 47 टन्स गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा और 20 टन्स गोल्ड यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा। लेकिन इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इंडिया को $220 मिलियन इमरजेंसी लोन देने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के शर्तों को मानना पड़ा। इसके लिए इंडिया को 67 टन सोना सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखना पड़ा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के शर्तों में मुख्य बातें कुछ इस तरह थी। जो इंडिया पहला क्लोज्ड इकोनॉमी था, अब इंडिया को अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, यानी इंडिया को अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। इसी को हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। जब चंद्रशेखर सरकार कोलैप्स होकर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह मिलकर कुछ नए रिफॉर्म्स लेते हैं और ये रिफॉर्म्स फॉर्मली स्टार्ट होते हैं 1 जुलाई 1991 से, जब आरबीआई इंडियन रुपये डिवैल्यूएट करती है और 24 जुलाई 1991 को फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह एक लैंडमार्क बजट पेश करते हैं और यही से एक नए दौर की शुरुआत होती है और यही से हमारी इकोनॉमी एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होती है। आखिर ऐसा इस बजट में क्या था? इसका जवाब बड़े बड़े तौर पर 5 रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। पहला है लाइसेंस परमिट राज का एंड। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, नई फैक्ट्रीज हमारे देश में आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा और एंड में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इससे इकोनॉमी रिकवर होने में हेल्प होगी। दूसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को चेंज करना। इसमें बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी को बढ़ावा देकर उन्हें हमारे देश में स्टैब्लिश करना। इसके अलावा तीसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज करना था। इसका परिणाम एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वेरियस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन देना था। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड कर पाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। और चौथा रिफॉर्म्स था जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं उसमें सरकार अपनी शेयर होल्डिंग कम करे, जिसे अब हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी रिफॉर्म्स था सॉफ्टवेयर सर्विसेज को बढ़ावा देना। इसमें टैक्सेस को कम करके अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज वर्ल्ड को चिप दामों पर प्रोवाइड करना था। इसी का ही रिजल्ट है हमारा सर्विस सेक्टर अभी जीडीपी में 54% कंट्रीब्यूट करता है, जो सभी सेक्टर से आगे है। और इन सभी रिफॉर्म्स का ही परिणाम है जो हम अभी वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेटेड है। हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है और इसी की वजह से हमारी जीडीपी जो 1991 में $266 बिलियन थी वो अभी $3.7 ट्रिलियन हो गई है। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पर और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में 3रे स्थान पर है। लेकिन इससे सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। ग्लोबलाइजेशन से कुछ सेक्टर को फायदा हुआ तो कुछ सेक्टर को नुकसान हुआ, यानी इसके बेनिफिट सबको समान तौर पर नहीं मिले। इससे इनइक्वालिटी कम होने की जगह बढ़ी है। इतना ही नहीं, इससे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसका भी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव परिणाम हुआ। अभी भी हमारे देश में गरीबी है। ये लोग ऐसे हैं जिन्हें फायदे की जगह इससे नुकसान ही हुआ है। इंडिया को जिस इकोनॉमिक क्राइसिस ने अपनी ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी भी चेंज करने को मजबूर किया और वैसी सिचुएशन दोबारा आने से पहले इंडिया को अपनी इकोनॉमी पर रीथिंक करना चाहिए और इंडिया को एक ऐसी इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए कि जिसके फ्रूट्स सभी स्तरों के लोगों को चखने को मिले और वे फ्रूट्स सस्टेनेबल भी हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे आपको थोड़ी भी हेल्प हुई तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।